नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि लीडिया और विक्रम की शादी किसी प्रकार हो जाती है और वो शादी के बाद सबसे मिलने के लिए लॉन्गबर्न आते हैं। यहाँ बातों ही बातों में लीडिया के मुंह से ये पता चलता है कि मिस्टर डार्सी भी उसके शादी में वहीं मौजूद थे, हालांकि उसका कोई तुक नहीं बनता। इसी वजह से एलिजाबेथ अपनी मामी को खत लिखती है ये जानने के लिए कि आखिर मिस्टर डार्सी वहां क्यों मौजूद थे। अब आगे भाग 20। एलिजाबेथ को अपनी चिट्ठी का जवाब जितनी जल्दी मिल सकता था उतनी जल्दी मिल गया, और जैसे ही उसे वो चिट्ठी मिली वो फौरन अपने पसंदीदा कॉर्नर उस छोटे से बगीचे की तरफ दौड़ी जहां उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। एक बेंच पर बैठकर उसने पूरा ध्यान उस चिट्ठी पर लगाया, क्योंकि चिट्ठी की लंबाई देखकर ही उसे समझ में आ गया था कि इसमें ना तो नहीं लिखा गया होगा। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। ग्रेस चर्च स्ट्रीट, 6 सितंबर। मेरी प्यारी भांजी, अभी अभी तुम्हारा खत मिला है और मैं आज की पूरी सुबह इसका जवाब देने में लगाने वाली हूं, क्योंकि जितना कुछ मुझे बताना है वो शायद एक छोटे से जवाब में समेटा नहीं जा सकता। सच बताऊं तो तुम्हारे ये सवाल देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई है। मुझे तुमसे ऐसी बातें पूछने की उम्मीद नहीं थी। बुरा मत मानना, मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इस बारे में जानना जरूरी लगेगा। अगर तुम मेरी बात को समझना ना चाहो तो मेरी ज्यादा बोलने की आदत को माफ करना। खैर, तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे मामा भी उतने ही चौंके हैं जितना कि मैं, और सिर्फ ये मानकर कि तुम भी इस मामले से जुड़ी हो, उन्होंने जो किया वही किया। लेकिन अगर तुम वाकई में बेगुनाह हो और कुछ नहीं जानती थी तो मुझे बात खुलकर बतानी पड़ेगी। जिस दिन मैं लॉन्गबर्न से वापस लौटी उसी दिन तुम्हारे मामा से एक बेहद अनएक्सपेक्टेड विजिटर मिलने आया, मिस्टर डार्सी। वो कई घंटों तक उनके साथ बंद कमरे में बैठे रहे। ये सब तब तक हो चुका था जब तक मैं पहुंची थी, तो मेरी क्यूरियोसिटी उतनी टॉर्चरिंग नहीं रही जितनी तुम्हारी लग रही है। वो मिस्टर गार्डनर को ये बताने आए थे कि उन्होंने पता लगा लिया है कि तुम्हारी बहन और मिस्टर विक्रम कहाँ हैं, और उन्होंने दोनों से बातें भी की थी, विक्रम से कई बार और लीडिया से सिर्फ एक बार। जैसा कि मैं समझ पाई हूं, वो हमसे सिर्फ एक दिन बाद डर्बीशायर से निकले और लंदन पहुंचते ही तय कर लिया कि वो दोनों को ढूंढेंगे। उनकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने पहले ही विक्रम की असलियत दुनिया को बता दी होती तो किसी भी समझदार लड़की के लिए विक्रम से प्यार करना या उस पर भरोसा करना नामुमकिन होता। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना कि ये सब उनके अपने गलत घमंड की वजह से हुआ। उन्हें लगता था कि अपनी प्राइवेट जिंदगी किसी के सामने रखना उनकी शान के खिलाफ है। उन्हें लगता था कि उनका कैरेक्टर अपने आप बोलेगा। लेकिन अब उन्होंने इसे अपना फर्ज समझा कि वो सामने आए और उस गलती को सुधारे जो उनके ही हाथों हुई थी। अब अगर इसके पीछे कोई और वजह भी थी तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो कोई शर्मनाक वजह नहीं रही होगी। खैर, अब आगे सुनो। वो कुछ दिन लंदन में रहकर ही उस जगह तक पहुंच सके जहां वो दोनों थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जिससे उन्हें सर्च करने में हमसे ज़्यादा मदद मिली, और शायद यही बात उन्हें हमारे पीछे पीछे आने की एक और वजह लगी। एक औरत है मिसिज यंग करके, जो पहले मिस डार्सी की गवर्नेंस थी, लेकिन किसी वजह से उसे हटा दिया गया। हालांकि मिस्टर डार्सी ने वजह नहीं बताई। बाद में उसने एडवर्ड स्ट्रीट में एक बड़ा मकान ले लिया और अब किराए पर कमरे देकर अपना गुजारा कर रही है। मिस्टर डार्सी को पता था कि मिसिज यंग और विक्रम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो वो सीधा उसी के पास गया, लेकिन उसे वो जानकारी 2-3 दिन में ही मिल सकी। शायद बिना रिश्वत के वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, मिसेज यंग को सही सही पता था कि विक्रम कहाँ है। असल में जब विक्रम और लीडिया लंदन पहुंचे थे तो सबसे पहले उसी के पास गए थे। अगर मिसेज यंग उन्हें अपने घर में ठहरने देती तो वो वहीं रह जाते। खैर, किसी तरह मिस्टर डार्सी ने उनका पता निकाल ही लिया। वो लोग स्ट्रीट में रह रहे थे। वो पहले विक्रम से मिला और फिर जिद करके लीडिया से भी मिला। उसने माना कि उसका पहला मकसद लीडिया को समझाकर वापस भेजना था, कि जैसे ही उसके परिवार वाले उसे लेने को तैयार हों वो खुद मदद करेगा। लेकिन लीडिया बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी।
उसे किसी की परवाह नहीं थी, न परिवार की, न मिस्टर डार्सी की मदद की। वो तो विक्रम को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उनकी शादी एक न एक दिन हो ही जाएगी। टाइम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये सब क्लियर हो गया तो मिस्टर डार्सी को लगा कि अब बस एक ही रास्ता बचा है, इस शादी को जल्द से जल्द पक्का करवाया जाए। और तुम्हें साफ बता दूं लिज्जी, अपने पहले ही कन्फेशन में विक्रम ने मान लिया था कि शादी की उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। उसने कहा कि उसे अपने डेप्ट ऑफ ऑनर की वजह से रेजिमेंट छोड़नी पड़ी है और लीडिया के भाग जाने का पूरा दोष उसी की बेवकूफ़ी पर डाल दिया। उसने ये भी बताया कि वो अपनी कमीशन छोड़ने ही वाला है और आगे की ज़िंदगी कैसे होगी इस बारे में उसे कुछ अंदाज़ा नहीं। बस इतना कहा कि उसे कहीं तो जाना होगा, पर कहाँ ये उसे नहीं पता। उसके पास कोई इनकम नहीं होगी, ये बात वो अच्छे से जानता था। अब ऐसे में शादी करना तो फिर तुम समझ ही लो। इसके बाद मिस्टर डार्सी ने उससे पूछा कि उसने अब तक तुम्हारी बहन से शादी क्यों नहीं की। मिस्टर बेनेट भले ही बहुत अमीर न हो, लेकिन कुछ न कुछ तो मदद ज़रूर कर सकते थे और शादी के बाद उसकी हालत भी थोड़ी बेहतर हो जाती। लेकिन फिर विक्रम ने साफ बताया कि उसकी उम्मीद अब भी किसी और देश में शादी करके जल्दी अमीर बनने की थी। ऐसे में जब सामने तुरंत पैसा मिलने का मौका था तो वो इनकार करने वाला नहीं था। इसको लेकर दोनों की कई बार मुलाकात हुई, क्योंकि बातों की लिस्ट लंबी थी और विक्रम हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा चाहता था। लेकिन आखिरकार उसे थोड़ा रीजनेबल होना ही पड़ा। जब सब हो गया तो फिर मिस्टर डार्सी ने सबसे पहले तुम्हारे अंकल को बताना ज़रूरी समझा, यानी तुम्हारे मामा को। वो ग्रेस चर्च स्ट्रीट उस शाम पहुंचे जब मैं घर से वापस आ रही थी, पर मैं तब तक पहुंची नहीं थी। लेकिन मिस्टर गार्डिनर उस वक्त मिल नहीं पाए और पता चला कि तुम्हारे पापा भी वहीं थे। लेकिन उन्हें किसी तरीके से पता चला कि अगली सुबह शहर छोड़ने वाले थे वो। डार्सी को लगा कि तुम्हारे पापा से ज़्यादा सही होगा अगर वो तुम्हारे अंकल से बात करें, इसलिए उन्होंने मिलने का प्लान टाल दिया। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना ही मालूम पड़ा कि कोई जेंटलमैन काम के सिलसिले में उनसे मिलने आया था। इसके बाद फिर शनिवार को वो दोबारा मिलने आए। इस बार तुम्हारे पापा जा चुके थे और तुम्हारे अंकल घर पर थे, और जैसा कि मैंने बताया दोनों के बीच लंबी बात हुई। रविवार को फिर मुलाकात हुई और उस दिन मैंने भी डार्सी को देखा, लेकिन सब कुछ सोमवार तक तय नहीं हुआ था। जैसे ही हो गया एक मैसेंजर को लॉन्गबर्न भेजा गया। लेकिन हमारा गेस्ट बहुत जिद्दी था लिज्जी। लगता है जिद्द ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस पर कई तरह के इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन असल में यही है, जो करना था सब उसने खुद ही किया। मैं ये बात तारीफ के लिए नहीं कह रही हूँ उसके, इसलिए प्लीज़ इस पर कुछ मत कहना। लेकिन तुम्हारे अंकल तो सब कुछ खुद ही निपटा देते अगर डार्सी जिद न करता। दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई। फ्रेंकली जितना वो दोनों इन्वॉल्व थे, शायद उतनी मेहनत डिजर्व भी नहीं करते थे, लेकिन अंत में तुम्हारे अंकल को हार माननी पड़ी। और भले ही वो सच में हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बस क्रेडिट से ही संतोष करना पड़ा, जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। सच बताऊं तो तुम्हारे आज का लेटर शायद उन्हें बहुत खुशी दे गया, क्योंकि उसे पढ़कर उन्हें सारी तारीफ डार्सी को देनी ही पड़ी। लेकिन लिज्जी, ये बात बस तुम तक रहे, यह ज़्यादा से ज़्यादा जेन तक ही सीमित रहनी चाहिए। खैर, मुझे अब लगता है कि तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इन दोनों के लिए क्या क्या किया गया है। उसके सारे कर्ज चुकाए गए हैं, जो कि 1000 पाउंड से भी ज़्यादा थे, और इसके अलावा 1000 पाउंड और लीडिया के नाम फिक्स किए गए हैं, और विक्रम के लिए कमीशन भी खरीद दी गई है। ये सब सिर्फ डार्सी ने इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि सारी मुसीबत उसी की वजह से आई है। उसके रुख और साइलेंस की वजह से विक्रम के बारे में सही बातें सबको पता नहीं चल पाई। शायद इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन सिर्फ उसकी चुप्पी को जिम्मेदार ठहराना भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी लिज्जी, तुम्हें ये जानकर शांति मिलेगी कि तुम्हारे अंकल कभी भी इतने बड़े लेवल पर इन्वॉल्वमेंट के लिए राजी नहीं होते, अगर उन्हें शक होता कि डार्सी का इसमें कोई और इंटरेस्ट भी है। जब सब कुछ फिक्स हो गया तो डार्सी अपने दोस्तों के पास वापस चला गया, जो अब भी पेम्बरले में रुके हुए थे। लेकिन तय हुआ कि जब शादी होगी तब वो भी फिर लंदन आएंगे, ताकि पैसे और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो सकें। अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुमने कहा था कि ये जानकर तुम्हें बहुत हैरानी होगी। उम्मीद है कि इससे तुम्हें कोई दुख न हो। लीडिया हमारे पास आ गई थी और विक्रम का भी आना जाना घर में लगा ही रहता था। बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था जब हमने उसे हर्टफोर्डशायर में देखा था।
पर मैं सच बताऊं, मैं लीडिया की हरकतों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। और ये बात मैं शायद न बताती अगर मुझे जेन का पिछला खत न मिला होता, जिसमें लिखा था कि घर लौटने के बाद भी उसका व्यवहार वैसा ही था। तो अब जब तुम ये पढ़ रही हो, तुम्हारे लिए इसमें कोई नया शौक नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार उसे बहुत सीरियसली समझाने की कोशिश की, उसे बताया कि उसने क्या गलत किया और इससे परिवार को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। लेकिन अगर उसने मेरी बातें सुनी भी हों तो बस किस्मत से ही, क्योंकि ध्यान से तो बिल्कुल नहीं सुना। कई बार मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने तुम्हें और जेन को याद किया और बस तुम्हारी खातिर चुप रह गई। खैर, उस दिन मिस्टर डार्सी बिल्कुल टाइम पर लौट आए और जैसा कि लीडिया ने तुम्हें बताया, उसने शादी में भी शिरकत की। अगले दिन वो हमारे साथ डिनर पर था और बुधवार या गुरुवार को वो फिर से शहर छोड़ने वाला था। अब अगर मैं इस मौके पर कह दूं, जो मैं पहले कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, कि मुझे वो कितना पसंद है, तो क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे? मेरी प्यारी लिजी, उसका व्यवहार हमारे साथ हर मायने में उतना ही अच्छा रहा जितना डर्बीशायर में था। उसकी समझदारी, उसके ख्याल, सब कुछ मुझे पसंद आया। बस थोड़ा और चुलबुलापन होता तो और अच्छा हो जाता, जो शायद उसकी पत्नी अगर समझदार निकली तो उसे सिखा दे। मुझे वो थोड़ा चुपचाप और चालाक टाइप लगा। तुम्हारा नाम उसने शायद ही कभी लिया, पर अब लगता है कि चालाकी भी एक ट्रेंड है। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ कर देना लीजिए, या कम से कम इतनी सज़ा मत देना कि मुझे अपने दिल से बाहर निकाल दो। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक पूरे पार्क का चक्कर न लगा लूं। एक छोटी सी खुली बग्घी, 2 प्यारे से पोनीस के साथ, बस वही चाहिए जब भी मैं लॉन्ग बनाऊं। अच्छा, अब मैं और नहीं लिख सकती। बच्चे आधे घंटे से मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी सच्ची शुभचिंतक, मिसेस गार्डिनर। इस खत को पढ़कर एलिजाबेथ का मन अंदर से उथल पुथल करने लगा। यह समझना मुश्किल था कि ज्यादा खुशी हो रही थी या बेचैनी। मिस्टर डार्सी ने जो कुछ भी उसकी बहन की शादी के लिए किया था, उस बारे में जो अधूरी अधूरी कल्पनाएं उसके मन में थी, जिन्हें वो इतनी महानता मानती थी कि सच मानने में डर लगता था, वो सारी बातें अब सच साबित हो चुकी थी। वो जानबूझकर शहर आया था, सारी मेहनत और ह्यूमिलेशन खुद उठाई थी। एक ऐसी औरत से बात करनी पड़ी जिसे वो शायद हिकारत से देखता होगा, और बार बार उस आदमी से मिलना पड़ा जिसे वो सबसे ज्यादा अवॉइड करता। और ये सब उसने उस लड़की के लिए किया जिसे वो शायद अब पसंद भी नहीं करता था। लेकिन एलिजाबेथ का दिल धीरे से फुसफुसाया, उसने ये सब मेरे लिए किया। पर यह उम्मीद जल्दी ही बाकी प्रैक्टिकल बातों से दब गई। उसने एक बार उसे मना कर दिया था। विक्रम जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ने का ख्याल ही डार्सी की ईगो को बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रम का ब्रदर इन लॉ, यह सोच ही उसे शर्मिंदा करने वाली थी। जरूर उसने बहुत कुछ किया था, और एलिजाबेथ को यह सोचकर शर्म महसूस हुई कि उसने इंटरफेरेंस का जो रीजन दिया था वो सुनने में तो लॉजिकल लगा, कि शायद उसे लगा हो वो पहली गलती कर चुका था, और जब चीजें ठीक करने का उसका फर्ज बनता है, और हां, उसके पास दिल भी है और पैसे भी। एलिजाबेथ को लगता था कि शायद वो खुद उसकी इंस्पिरेशन नहीं रही होगी, लेकिन शायद उसकी तरफ बचा खुचा लगाव इस पूरी कोशिश में हेल्प कर रहा होगा। किसी ऐसे इंसान के एहसानमंद होना जिसे वापस कुछ नहीं दिया जा सकता, ये सोचना भी बहुत दर्दनाक था। लीडिया की वापसी, उसकी रेपुटेशन की बचत, सब कुछ उसी की वजह से था। एलिजाबेथ को दिल से अफसोस हुआ कि उसने कभी उसके बारे में बुरा सोचा या उसके सामने तीखी बातें की। अपने लिए वो शर्मिंदा थे, लेकिन डार्सी पर गर्व भी था कि एक ऐसे मामले में जो सिर्फ दया और इज्जत से जुड़ा था, उसने अपनी ईगो को पीछे छोड़ दिया। उसने बार बार अपनी मामी के खत में लिखी डार्सी की तारीफें पढ़ी। वो काफी नहीं थी, लेकिन दिल को तसल्ली जरूर मिली। और फिर उसे हल्की सी खुशी भी हुई जब उसे याद आया कि उसके मामा और मामी को भी ऐसा ही लग रहा था कि डार्सी और उसके बीच कुछ कनेक्शन था। वो इन्हीं सोच में डूबी हुई थी कि तभी किसी के कदमों की आहट ने उसकी सोच को तोड़ा, और इससे पहले कि वो किसी और रास्ते पर मुड़ पाती, विक्रम ने उसे पकड़ लिया। माफ करना, कहीं मैं तुम्हारी अकेली वक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल कर रहे हो, एलिजाबेथ ने भी हंसते हुए जवाब दिया।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी बातों से मुझे कोई तकलीफ हो। काश ऐसा ही हो। हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और शायद अब तो और भी ज़्यादा हूँ। अच्छा, बाकी सब भी बाहर आ रहे हैं क्या? पता नहीं, मिसेस बेनेट और लीडिया तो मेरिटन जा रही हैं बग्घी में। और हाँ, मुझे तुमने बताया नहीं, लेकिन मुझे हमारे मामा और मामी से पता चला है कि तुमने सच में पैम्बरले देख लिया है। एलिजाबेथ ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुझे तो जलन हो रही है तुमसे, उसने कहा। पर शायद मेरे लिए वो सब थोड़ा ज़्यादा ही होता, वरना मैं भी न्यू कैसल जाते हुए देख ही लेता। और तुमने उस पुरानी हाउस कीपर को भी देखा होगा, वो बेचारी रेनॉल्ड्स। वो तो मुझे हमेशा बहुत पसंद करती थी। अब तो उसने मेरा नाम ज़रूर नहीं लिया होगा, है ना? नहीं, तुम गलत हो, उसने लिया था। अच्छा, क्या कहा उसने? यही कि तुम आर्मी में चले गए हो। उसे लगता है कि शायद सब ठीक नहीं रहा, तुम थोड़े उद्दंड हो गए हो। इस तरह की दूरी पर खैर तुम जानते हो कि बातें काफ़ी गलत तरीके से फैल जाती हैं। बिल्कुल, उसने होंठ दबाते हुए जवाब दिया। एलिजाबेथ को लगा कि अब वो चुप हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर बोल पड़ा। पिछले महीने डार्सी को शहर में देखकर मैं थोड़ा हैरान था। हम कई बार टकरा गए। मैं तो सोच रहा हूं कि वो इस वक्त वहां क्या कर रहा था। शायद मिस डिबर्ग से शादी की तैयारी कर रहा हो, एलिजाबेथ ने कहा। इतने टाइम पर शहर जाना कुछ खास बात ही होगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। जब तुम लैम्पटन में थी तो क्या तुमने उनसे मुलाकात की थी? मुझे गार्डनर से ऐसा कुछ सुनाई दिया था। हाँ, उसने हमें अपनी बहन से भी मिलवाया था। अच्छा, तुम्हें कैसी लगी वो? बहुत अच्छी। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो पिछले 1-2 साल में बहुत बेहतर हो गई हैं। जब मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था तब वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। अच्छा है कि वो तुम्हें पसंद आई। मुझे उम्मीद है कि वो सही दिशा में जाएगी। हाँ, शायद उसने अब वो मुश्किल उम्र पार कर ली है। अच्छा, क्या तुम लोग किम्पटन गांव के रास्ते गए थे? मुझे याद नहीं है कि कौन से रास्ते से गए थे। मैं थोड़ी फेमिलियर नहीं हूं ना वहां से। नहीं, वो तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो जगह वही जगह है जो मुझे मिलने वाली थी। बहुत ही प्यारी जगह है। बेहतरीन पर्सनेज हाउस मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता अगर मैं जा पाता। अच्छा, तो तुम्हें उपदेश लिखना कैसा लगता? एलिजाबेथ ने पूछा। सही बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं उसे अपनी ड्यूटी की तरह लेता और थोड़ी मेहनत के बाद सब नॉर्मल हो जाता। शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच कहूं तो मेरे लिए वो जिंदगी एकदम परफेक्ट होती। शांति, एकांत और वही सब जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन अब क्या ही कहूं, नसीब में नहीं था तो फिर। अच्छा, क्या डार्सी ने कभी ये बात जिक्र की थी जब तुम कैंट में थे? नहीं, डार्सी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने एक भरोसेमंद सोर्स से सुना था कि वो जगह तुम्हें कुछ शर्तों पर दी गई थी और आखिरी फैसला पैटर्न के ऊपर था। हाँ, कुछ ऐसा था। मैंने तो शुरुआत में ही तुम्हें बताया था, याद है ना? और मैंने ये भी सुना था कि एक ऐसा वक्त था जब तुम्हें उपदेश लिखने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। यहां तक कि तुमने ये तक कह दिया था कि तुम कभी ऑर्डर्स नहीं लोगे। और फिर वही सब हुआ। हाँ, और ये बातें पूरी तरह झूठ भी नहीं थी। जब हमने पहली बार इस बारे में बात की थी तब मैंने तुम्हें ये सब बताया था। तुम्हें याद है ना? अब तक वो दोनों घर के बिल्कुल पास आ चुके थे। एलिजाबेथ जानबूझकर तेज चल रही थी ताकि उससे जल्दी पीछा छुड़ा सके, लेकिन अपनी बहन की वजह से उसने उसे चिढ़ाने से बचा लिया और बस मुस्कुराते हुए बोली, चलो मिस्टर विक्रम, अब तो हम संबंधी बन चुके हैं। अब पुरानी बातों पर झगड़ने का भला क्या फायदा? उम्मीद है कि आगे हम हमेशा एक ही सोच पर रहेंगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम ने उसे हल्के रोमांटिक अंदाज में चूमा। हालांकि वो ठीक से नजरें मिलाने लायक नहीं था और दोनों घर के अंदर चले गए। मिस्टर विक्रम इस बातचीत से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने दोबारा कभी इस टॉपिक को उठाकर खुद को भी टेंशन नहीं दी और एलिजाबेथ को भी उन्होंने दोबारा परेशान नहीं किया। एलिजाबेथ को भी यह जानकर तसल्ली हुई कि उसने इतनी बातें कह दी थी जिससे वो शांत हो जाए। इसके बाद थोड़े ही दिन में जल्दी ही वो दिन आ गया जब विक्रम और लीडिया को रवाना होना था। मिसेस बेनेट को अब मजबूरी में उस बिछड़ने को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उसके पति किसी भी हालत में पूरे परिवार को न्यू कैसल ले जाने के प्लान में शामिल नहीं थे और ये सेपरेशन अब कम से कम 1 साल तक चलने वाला था।
ओ मेरी प्यारी लीडिया, मिसेस बेनेट ने रोते हुए कहा। बेटा हम दोबारा कब मिलेंगे? ओ लॉर्ड, मम्मा मुझे क्या पता, शायद 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, लीडिया ने बड़े कूल अंदाज में कहा। मेरे बच्चे, मुझे जरूर लिखते रहना। हाँ हाँ, जितना टाइम मिलेगा लिखूंगी, लेकिन तुम तो जानती हो ना, शादीशुदा औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता। मगर हाँ, मेरी बहनें तो मुझे लिख सकती हैं, उनके पास तो करने को कुछ होगा भी नहीं। हालांकि मिस्टर विक्रम का अलविदा कहना उनकी बीवी से कहीं ज्यादा प्यार भरा और मीठा था। वो मुस्कुराए, हैंडसम लगे और काफी प्यारी प्यारी बातें भी की। ये आदमी जितना फाइन है ना, वैसा मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मिस्टर बेनेट ने जैसे ही वो दोनों घर से निकले तुरंत कहा, सिर्फ मुस्कुराता है, फ्लर्ट करता है और हम सबको अपना दीवाना बना देता है। मैं उस पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं बेटा। सर विलियम लुकास भी चाहें तो इससे बढ़िया दामाद नहीं ढूंढ सकते, क्यों बच्चों? लीडिया के चले जाने के बाद मिसेस बेनेट कई दिन तक बहुत ही लो फील करती रही। मैं तो अक्सर सोचती हूं, उन्होंने कहा, दोस्तों से बिछड़ने से बुरा कुछ होता ही नहीं, उनके बिना सब कुछ सूना सूना लगता है। ये उसी का नतीजा है मम्मी, एलिजाबेथ ने कहा, जब आप बेटी की शादी कर देती हैं। अब तो आपको खुशी होना चाहिए कि आपकी बाकी 4 बेटियां अभी भी सिंगल हैं। वैसी कोई बात नहीं है। लीडिया इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उसकी शादी हो गई, बल्कि इसलिए जा रही है क्योंकि उसके हस्बैंड की रेजिमेंट इतनी दूर है। अगर वो कहीं पास में होती तो वो इतनी जल्दी नहीं जाती। लेकिन भैया, जिस तरह की उदासी में मिसेस बेनेट डूब गई थी, उससे वो जल्दी ही बाहर निकल आई और उनके दिमाग में फिर से उम्मीदों की खलबली मच गई जब यह खबर फैलना शुरू हुई कि नेदरफील्ड में रहने वाली हाउसकीपर को ऑर्डर मिल चुके हैं कि वो अपने मालिक के आने की तैयारी करे। मिस्टर बिंगले कुछ ही दिनों में वहां शूटिंग के लिए आने वाले थे और कई हफ्तों तक रुकेंगे। मिसेस बेनेट का तो बेचैनी में बुरा हाल था। वो जेन को देखती, मुस्कुराती, फिर सिर हिलाती, वो भी सब एक ही पल में। तो मिस्टर बिंगले वापस आ रहे हैं सिस्टर, क्योंकि मिसेस फिलिप्स ने ही उन्हें सबसे पहले न्यूज दी थी। अरे बहुत बढ़िया बात है। वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो हमारे क्या लगते हैं, और मैं तो ये भी नहीं चाहती कि मैं कभी उन्हें फिर से देखूं। लेकिन खैर, अगर उन्हें नेदरफील्ड में आना है तो बेशक आए, और कौन जाने क्या हो जाए। पर फिर भी हमसे क्या मतलब? तुम तो जानती हो सिस्टर, हमने बहुत पहले तय कर लिया था कि हम इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर पक्का है ना, आ रहे हैं ना वो? इस बात पे तो तुम भरोसा कर सकती हो, दूसरी औरत ने कहा, क्योंकि मिसेस निकोल्स कल रात मेरिटन में थी। मैंने उन्हें सड़क पर जाते देखा भाई, और फिर खुद बाहर निकलकर सच पता करने चली गई। उसने साफ साफ कहा कि यह बात बिल्कुल पक्की है। मिस्टर बिंगले थर्सडे तक तो आ ही जाएंगे, और शायद हो सकता है कि वेडनेसडे को ही आ जाए। उन्होंने मुझसे भी कहा कि वो वेडनेसडे के लिए मांस ऑर्डर करने बुच्चर के पास जा रही हैं, और उन्होंने 3 जोड़ी बत्तखें मंगवाई हैं जो काटने के लिए तैयार भी हैं। मिस जेन ये सुनकर बिना चेहरे का रंग बदले नहीं रह पाई। कई महीनों से उसने बिंगले का नाम एलिजाबेथ के सामने तक नहीं लिया था, लेकिन जब जैसे ही दोनों अकेली हुई, उसने खुद ही बात छेड़ दी। मैंने देखा तुम मुझे देख रही थी लिजी जब मम्मी ने खबर सुनाई, और हाँ, मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई थी, पर यह कोई बेवकूफ़ी वाली वजह से नहीं था। मुझे बस एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगा सब मुझे ही देख रहे होंगे। पर सच बताऊं, ये खबर मुझे न खुशी दे रही है न दुख। हाँ, एक बात का सुकून है कि वो अकेले आ रहे हैं, मतलब हम उन्हें कम देखेंगे। मुझे खुद से डर नहीं है, पर लोगों की बातें मुझे डराती हैं लिजी। एलिजाबेथ लेकिन थोड़ी कंफ्यूज थी। अगर उसने बिंगले को डर्बीशायर में नहीं देखा होता तो शायद वो सोचती कि उसका आने का मकसद कोई और नहीं, वही है जो सब सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे लगता रहा कि बिंगले अभी भी जेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वह सोचने में झूलती रही कि क्या बिंगले अपने दोस्त की परमिशन से आ रहे हैं, या खुद ही इतने हिम्मती हो गए हैं कि बिना बताए चले आए। फिर भी ये थोड़ी नाइंसाफी है। एलिजाबेथ कभी कभी सोचती थी कि बेचारा आदमी एक ऐसे घर में जिसे उसने किराए पर लिया है बस इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि लोग बातें बनाएंगे। हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जेन भले ही कुछ भी कहती रही और मानती रही कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिजाबेथ को लेकिन साफ दिख रहा था कि वो अंदर से हिली हुई है।
उसका मूड बार बार बदल रहा था, जैसा अक्सर नहीं होता था। करीब 1 साल पहले मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट के बीच जो टॉपिक गरमाया था वो अब फिर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मिस्टर बिंगले आए डियर, मिसेस बेनेट ने कहा, तुम उन्हें जरूर मिलने जाओगे? नहीं नहीं, पिछली बार तुमने जबरदस्ती मुझे भेजा था और कहा था कि अगर मैं उससे मिलने चला गया तो वो मेरी किसी बेटी से शादी कर लेंगे, लेकिन तुमने देखा सारी चीज बेकार चली गई। अब मैं दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला। मिसेस बेनेट ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बिंगले के लौटने पर आसपास के सारे जेंटलमैन का उनसे मिलने जाना एक सोशल एक्सपेक्टेशन है। देखो, साफ साफ समझ लो, ये सब फॉर्मेलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर बेनेट बोले, अगर उसे हमारी सोहबत चाहिए तो वो खुद आए। उसे पता है कि हम कहाँ रहते हैं। मैं हर बार जब कोई पड़ोसी आए या जाए उसके पीछे भागने का शौक नहीं रखता। खैर, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर तुम उनसे मिलने नहीं गई तो बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मुझे उन्हें डिनर पर बुलाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं पक्का बुलाऊंगी। हमें जल्दी मिसेज लॉन्ग और गाउल्डेंस को भी बुलाना है। हम सब मिलकर 13 लोग हो जाएंगे और हमारे डाइनिंग टेबल पर बस उतनी की जगह है, 1 सीट बच जाएगी बस मिस्टर बिंगले के लिए। इस सोच से खुद को तसल्ली देते हुए मिसेस बेनेट ने अपने पति की बेरुखी को थोड़ा बर्दाश्त कर लिया। भले ही उन्हें यह बात बहुत खल रही थी कि शायद उनके पड़ोसी पहले मिस्टर बिंगले से मिल लें और वो बाद में। जैसे जैसे बिंगले के आने के दिन पास आए, कभी कभी तो मुझे लगता है काश वो आता ही नहीं। जेन ने एलिजाबेथ से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे बिना कोई फीलिंग्स के देख सकती हूं, पर बार बार उसकी बात सुनना अब मुझसे झेलना मुश्किल हो रहा है। मम्मी की नीयत सही है, लेकिन वो नहीं जानती, कोई नहीं जानता कि उनके कहे हुए शब्द मुझे कितना हर्ट करते हैं। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूं जब वो नेदरफील्ड में वापस चले जाए। काश मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह पाती जिससे तुम्हें तसल्ली मिलती। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ही इससे गुजरना होगा। और आमतौर पर जो पेशेंस वाला लेक्चर देते हैं ना लोग, वो भी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि तुम खुद पहले से ही इतनी पेशेंट हो। मिस्टर बिंगले आ गए। मिसेस बेनेट ने नौकरों की मदद से सबसे पहले इस बात की खबर हासिल कर ही ली, ताकि बेचैनी और एक्साइटमेंट का टाइम जितना लंबा हो सके हो जाए। वो हर दिन गिनती रही कि कब उन्हें इनविटेशन भेजा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले वो उन्हें देख भी नहीं सकती थी। लेकिन उनकी उम्मीद से पहले ही मिस्टर बिंगले के आने के तीसरे ही दिन उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम की खिड़की से देखा कि वो पैडॉक से होते हुए उनके घर की ओर घोड़े पर आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी बेटियों को खुशी से बुला लिया। जेन टेबल पर चुपचाप बैठी रही, लेकिन एलिजाबेथ अपनी मम्मी को खुश करने के लिए खिड़की तक गई। उन्होंने देखा कि मिस्टर बिंगले आ रहे थे और उनके साथ मिस्टर डार्सी भी थे। एलिजाबेथ अब फिर से आकर जेन के पास बैठ गई। एक और जेंटलमैन भी है साथ में मम्मा, किट्टी ने कहा। कौन हो सकता है? कोई जान पहचान का होगा डियर, मुझे तो नहीं पता, मिसेस बेनेट बोली। ला, किट्टी बोली, ये तो बिल्कुल उसी आदमी जैसा लग रहा है जो पहले भी साथ आता था। मिस्टर व्हाट्स हिज नेम, कुछ लंबा घमंडी सा दिखने वाला। ए भगवान, ये तो मिस्टर डार्सी है और सच में वही लगता है, मैं कसम खाती हूँ। खैर, मिस्टर बिंगले का कोई भी दोस्त हमारे यहाँ हमेशा वेलकम है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसकी शक्ल देखना तक पसंद नहीं। जेन ने एलिजाबेथ की तरफ थोड़ा चौंक कर और फिक्रमंद नजरों से देखा। उसे डर्बीशायर में उनकी मुलाकात की डिटेल्स नहीं पता थी, इसलिए वो इमेजिन कर रही थी कि अपनी बहन के लिए सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड होगी। एक ऐसे इंसान से मिलना जिसे उसने रिजेक्ट किया हो और जिसके एक्सप्लेनिंग लेटर के बाद अब वो उसे पहली बार देख रही हो। दोनों बहनें काफी अनकंफर्टेबल थीं। दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ रही थीं और जाहिर है अपनी अपनी भी। वहीं मिसेस बेनेट लगातार बोलती जा रही थी कि उन्हें मिस्टर डार्सी कितना नापसंद है और वो उससे सिर्फ इतनी शालीनता से पेश आएंगी क्योंकि वो मिस्टर बिंगले का दोस्त है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बातें न जेन ने सुनी न एलिजाबेथ ने। एलिजाबेथ के मन में तो ऐसी उथल पुथल थी जिसका अंदाजा जेन को भी नहीं था। उसने आज तक उसे मिसेस गार्डनर का लेटर नहीं दिखाया था और ना ही अपने मन का वो चेंज बताया था जो अब डार्सी के लिए हो चुका था। जेन की नजरों में तो डार्सी बस एक ऐसा आदमी था जिसकी प्रपोजल एलिजाबेथ ने ठुकरा दी थी और जिसका महत्व उसने शायद पहचाना नहीं। लेकिन एलिजाबेथ जानती थी कि वही इंसान
उसकी फैमिली को कितनी बड़ी बर्बादी से बचा कर लाया था, और अब उसे उसके लिए एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट महसूस होता था। चाहे वो अफेक्शन न हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, रीजनेबल और जस्ट फीलिंग तो जरूर थी, कुछ वैसी ही जैसी जेन के मन में बिंगले के लिए थी। उसे सोचकर भी हैरानी हो रही थी कि मिस्टर डार्सी खुद अपनी मर्जी से नेदरफील्ड आया है, लॉन्गबर्न आया है, और शायद उससे दोबारा मिलने के लिए आया है। यह ऑलमोस्ट वैसी ही फीलिंग थी जैसी उसने डर्बीशायर में उसकी बदली हुई बिहेवियर को देखकर फील की थी। उसके चेहरे से जो रंग उड़ गया था वो थोड़ी देर के लिए वापस आया, थोड़ी हल्की सी चमक के साथ एक स्माइल भी आई, जब उसे एक पल के लिए यकीन हुआ कि शायद मिस्टर डार्सी की फीलिंग्स अब भी वैसी ही हैं। लेकिन उसने खुद को टोका, पहले देखती हूं कि वो बिहेव कैसे करता है। उसने सोचा, उसी के बाद कोई उम्मीद पालूंगी। वो चुपचाप अपना काम करने में लगी रही, खुद को शांत रखने की कोशिश में। आंखें ऊपर उठाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी, जब तक कि क्यूरियोसिटी उसे मजबूर नहीं कर गई अपनी बहन का चेहरा देखने के लिए। जैसे ही नौकर दरवाजे की तरफ आया, जेन हल्की सी फीकी जरूर दिख रही थी, लेकिन एलिजाबेथ को लगा कि वो जितना सोच रही थी उससे ज्यादा कंपोज्ड थी। जैसे ही दोनों जेंटलमैन अंदर आए, जेन के चेहरे पर थोड़ी लालिमा आ गई, लेकिन उसने उन्हें डिसेंट अंदाज में वेलकम किया, न कोई गुस्सा, न जरूरत से ज्यादा मिठास। एलिजाबेथ ने भी बस इतनी ही बात की जितनी शालीनता में आती है, और फिर दोबारा अपने काम में इतना तल्लीन हो गई जितने शायद पहले कभी नहीं हुई थी। उसने बस एक नजर डार्सी की तरफ डाली। वो हमेशा की तरह सीरियस लग रहा था, और एलिजाबेथ को लगा कि उसका चेहरा उसी पुराने हर्टफोर्डशायर वाले वर्जन जैसा लग रहा था, न कि वैसा जो कि उसने पेम्बरले में देखा था। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसकी मां की मौजूदगी में वो वैसा बिहेव नहीं कर सकता जैसा उसने अपने अंकल आंटी के सामने किया था। पेनफुल था यह ख्याल, लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं। उसने बिंगले को भी बस एक पल के लिए देखा, और उसी एक सेकंड में वो खुश भी लग रहा था और थोड़ा परेशान भी। मिसेस बेनेट ने उसे जिस तरह से रिसीव किया, वो इतनी ज्यादा कोशिश वाला था कि एलिजाबेथ और जेन दोनों थोड़े शर्मिंदा हो गए, खासकर जब उसने डार्सी के लिए बस ठंडी सी कर्टेसी दिखाई। एलिजाबेथ को तो सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि उसकी मां ठीक उसी इंसान के लिए ऐसा बिहेव कर रही थी जिसने उसकी फेवरेट बहन को एक परमानेंट स्कैंडल से बचाया था। बहुत ज्यादा पेनफुल था वो फर्क। डार्सी ने उससे बस मिस्टर और मिसेस गार्डिनर का हालचाल पूछा, जिसे एलिजाबेथ बेरली कंफ्यूजन के साथ जवाब दे पाई, और उसके बाद वो लगभग चुप ही रहे। वो एलिजाबेथ के पास नहीं बैठा था, शायद इसी वजह से चुप था, लेकिन डर्बीशायर में उसने खुलकर उसके रिलेटिव से बात की थी। मगर यहां तो कई मिनट निकल गए, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी। एलिजाबेथ कभी कभी क्यूरियोसिटी में अपनी नजर उठाती और ज्यादातर उसे जेन को देखते हुए पाती, या फिर जमीन को। उसके चेहरे पर ज्यादा सोच और कम इंप्रेस करने की कोशिश थी, बिल्कुल अलग एनर्जी थी। एलिजाबेथ थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी और खुद पर नाराज भी कि उसे ऐसा फील हो रहा था। और क्या उम्मीद कर सकती थी मैं, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर वो आया है क्यों? उसे किसी से बात करने का मन नहीं था, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और उससे बात करने की उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने बस इतना पूछ लिया, आपकी सिस्टर कैसी है मिस्टर डार्सी? और कुछ नहीं। उधर मिसेस बेनेट ने बिंगले से बात शुरू कर दी। आपको गए हुए काफी टाइम हो गया मिस्टर बिंगले। बिंगले ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे तो डर लगने लगा था कि आप कभी लौटेंगे ही नहीं। लोग कहने लगे थे कि आप माइकल मस के बाद इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देने वाले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सच नहीं है। आपके जाने के बाद यहाँ काफी कुछ बदल गया है। मिस लुकास की शादी हो गई है और वो सेटल हो गई हैं, और मेरी एक बेटी की भी। मुझे लगता है कि आपने उसके बारे में सुना होगा, बल्कि आपने तो शायद पेपर में भी पढ़ा होगा। टाइम्स और कॉरियर दोनों में छपा था, लेकिन ठीक से छापा नहीं गया। बस इतना लिखा था, लेटली जॉर्ज विकम एस्केप टू मिस लीडिया बेनेट। बिना उसके पिता के नाम या उसके एड्रेस या कुछ भी डाला। और ये लेटर तो मेरे भाई गार्डनर ने ड्राफ्ट किया था। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने इतना ऑकवर्ड तरीका क्यों अपनाया। क्या आपने वो नोटिस देखा था? बिंगले ने कहा कि हाँ, उसने वो खबर पढ़ी थी और उसने उन्हें शादियों की बधाई भी दे दी। एलिजाबेथ की तो आंखें तक उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
मिस्टर डार्सी उस वक्त कैसे दिख रहे होंगे यह जानने की उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। कितनी बड़ी बात होती है ना जब बेटी की अच्छी शादी हो जाए, उसकी मां बोलती रही। लेकिन उसी के साथ यह भी तो दुख होता है कि वो मुझसे छिन गई। अब तो चले गए हैं न्यू कैसल, बहुत ऊपर नॉर्थ में कहीं, और कितने टाइम वही रहेंगे ये तो पता नहीं। उसका रेजिमेंट वही है। आपको शायद पता ही होगा कि उसने शायर छोड़ दिया है और अब रेगुलर्स में चला गया है। भगवान का शुक्र है कि उसके कुछ दोस्त तो हैं, भले ही उतने नहीं जितने होने चाहिए थे। एलिजाबेथ को पता था कि ये लाइन सीधा मिस्टर डार्सी के लिए थी और उसे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि जैसे वो अपनी चेयर में समा जाना चाहती हो। लेकिन उसी शर्म ने उसमें थोड़ी हिम्मत जगा दी, कुछ ऐसा जो और किसी चीज ने अब तक नहीं किया था, और उसने बिंगले से पूछ ही लिया कि आप कुछ टाइम यहीं रहने वाले हैं मिस्टर बिंगले? बिंगले ने कहा, जी कुछ हफ्तों तक शायद। तभी मिसेस बेनेट तुरंत बीच में कूद पड़ी। जब आप सारे शिकार कर लें मिस्टर बिंगले तो प्लीज यहां आइएगा। मिस्टर बेनेट के मैनर पर जितना मन करे शिकार करिए। मुझे पूरा यकीन है वह बहुत खुश होंगे आपकी खातिरदारी करने में, और आपके लिए तो बेस्ट वाले को भी रिजर्व रखेंगे। एलिजाबेथ की परेशानी और बढ़ गई जब उन्होंने इतनी ज्यादा और बेवजह चिकनी चुपड़ी बातें सुनी। अगर वैसी ही उम्मीद दोबारा बढ़ने लगी जैसी 1 साल पहले बनी थी, तो वो ऑलमोस्ट यकीन कर चुकी थी कि उसका एंड फिर से वही होगा, जो कि बहुत दुखद होगा। उसी पल उसने अपने मन में कहा, अब तो दिल से एक ही ख्वाहिश है, दोबारा कभी इन दोनों लोगों की कंपनी में न रहूं। इनकी सोसाइटी में अब कोई खुशी नहीं बची जो इस ह्यूमिलेशन को बैलेंस कर पाए। प्लीज भगवान दोबारा ना दिखाई दिए दोनों। लेकिन कुछ ही देर में वो दुख थोड़ा हल्का हो गया जब उसने देखा कि जेन की खूबसूरती एक बार फिर अपने पुराने एडमायरर की अटेंशन खींचने लगी है। जब वो पहली बार कमरे में आया था तो बस थोड़ी ही बात की थी, लेकिन हर 5 मिनट के बाद उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा जेन की तरफ जा रहा था। उसे जेन उतनी ही खूबसूरत लगी जैसी पिछले साल थी, उतनी ही सॉफ्ट नेचर वाली, उतनी ही सिंपल, बस थोड़ी कम बातूनी। खैर जेन तो पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई फर्क महसूस न करे, और खुद को यही यकीन दिला रही थी कि वो उतना ही बोल रही है जितना पहले बोलती थी। लेकिन उसका मन इतनी बातों में उलझा था कि उसे कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कब वो चुप है। जब दोनों जेंटलमैन जाने के लिए उठे, मिसेस बेनेट को अपनी मैनर्स की याद आ गई और उन्होंने दोनों को आने वाले कुछ दिनों में लॉन्गबर्न पर डिनर का इनविटेशन दे दिया। आपका हम पर एक विजिट का कर्ज बाकी है मिस्टर बिंगले, उन्होंने हंसते हुए जोड़ा। जब आप पिछली विंटर टाउन में आए थे, आपने प्रॉमिस किया था कि वापस आते ही आप फैमिली डिनर हमारे साथ करेंगे। मैं अब तक नहीं भूली, आप देख सकते हैं, और मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि आप अभी तक नहीं आए। बिंगले थोड़े से अजीब से मुस्कुरा दिए और कोई बहाना बनाया कि बिजनेस की वजह से नहीं आ पाए। इसके बाद दोनों जेंटलमैन निकल गए। मिसेस बेनेट तो असल में उन्हें उसी दिन रोककर डिनर पर बैठाना चाहती थी, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि भले ही उनका टेबल हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन उनके हिसाब से एक ऐसे आदमी के लिए जिसे वो दामाद बनाना चाहती हैं, 2 कोर्स से कम का डिनर तो इंसल्ट होता, और उस शख्स के लिए तो और भी जिसके पास सालाना 10,000 का इनकम है। जैसे ही वो लोग चले गए, एलिजाबेथ बाहर टहलने निकल गई ताकि अपना मूड थोड़ा ठीक कर सके, या कहें कि उन बातों के बारे में बिना किसी इंटरप्शन के सोच सके जो उसका मूड और भी डाउन कर रही थी। मिस्टर डार्सी का बर्ताव उसे चौंकाने वाला भी लगा और परेशान करने वाला भी। अगर उसे बस चुप रहना था, इतने गंभीर और बेपरवाह बनकर रहना था, तो उसने सोचा आया ही क्यों। वो इस बात को किसी भी ऐसे तरीके से नहीं सोच पा रही थी जिससे उसे सुकून मिले। जब वो टाउन में था तब तो मेरे अंकल आंटी के सामने बड़ा ही अच्छा और फ्रेंडली था, तो फिर मेरे सामने ऐसा क्यों नहीं। अगर मुझसे डरता है तो आया क्यों, और अगर अब उसे कोई फीलिंग नहीं बची तो फिर ये चुप्पी क्यों। उफ, कितना कंफ्यूजिंग इंसान है। छोड़ो, अब और नहीं सोचूंगी उसके बारे में। उसका यह निश्चय थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद कायम रहा, क्योंकि उसकी बहन जेन पास आ गई, चेहरे पर एक चीयरफुल एक्सप्रेशन लिए हुए, जिससे साफ लग रहा था कि विजिटर्स से वो एलिजाबेथ से ज्यादा खुश थी। अब जब पहली मुलाकात हो गई, जेन ने कहा, तो मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा।
मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया है और अब उसकी मौजूदगी में कभी भी असहज महसूस नहीं करूंगी। अच्छा है कि वो ट्यूसडे को डिनर पर आ रहा है, तब सबको साफ दिखेगा कि हम दोनों अब कैजुअली मिलते हैं, बस जैसे कोई भी दो नॉर्मल लोग मिलते हैं। हाँ हाँ, बहुत कैजुअली, एलिजाबेथ ने हंसते हुए कहा। ओ जेन, थोड़ा ध्यान रखना। मेरी प्यारी लिजी, तुम सोचती हो कि मैं इतनी कमजोर हूं कि अब भी कोई डेंजर है? मुझे लगता है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डेंजर यह है कि वो फिर से तुमसे उतना ही प्यार करने लगे जितना पहले करता था। उसके बाद ट्यूसडे तक उन्होंने उन जेंटलमैन को फिर नहीं देखा और इस बीच मिसेस बेनेट पूरी तरह अपनी ड्रीमी और खुशियों भरे प्लान्स में बिल्कुल खो चुकी थी, जिन्हें बिंगले की उस आधे घंटे की विजिट में मिली पॉजिटिविटी ने फिर से जगा दिया था। ट्यूसडे को लॉन्गबर्न में एक बड़ी गैदरिंग हुई थी और जिन दो लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था वे टाइम से पहुंचे, एकदम पंचुअल जैसे अच्छे शिकारी होते हैं। जब सब डाइनिंग रूम की ओर बढ़े, एलिजाबेथ की नजर बिंगले पर टिकी थी, देखने के लिए कि क्या वो वही सीट चुनेगा जो पहले की हर पार्टी में उसकी बहन के बगल में होती थी। उसकी प्रैक्टिकल मम्मी भी इसी बात के बारे में सोच रही थी और उन्होंने इसीलिए जानबूझकर उसे अपने पास बैठने को इनवाइट नहीं किया। बिंगले के आते ही एक पल को लगा कि वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसी वक्त जेन ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। बात वहीं तय हो गई। वो आकर उसके बगल में बैठ गया। एलिजाबेथ ने खुशी से डार्सी की तरफ देखा। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो, एक डिग्निफाइड सा न्यूट्रल एक्सप्रेशन। अगर एलिजाबेथ ने बिंगले की आंखों में डार्सी की ओर जाते हुए हल्के डर और कंफ्यूजन की झलक न देखी होती ना, तो वो मान बैठती कि डार्सी ने खुद उसे हैप्पी रहने की परमिशन दे दी है। खैर, डिनर के दौरान बिंगले का जेन के लिए जो बर्ताव था, उससे एलिजाबेथ को पूरा यकीन हो गया कि अगर सब कुछ सिर्फ बिंगले की अपनी मर्जी पर छोड़ा जाए तो जेन और उसकी खुशियां बहुत जल्दी सेटल हो सकती हैं। हालांकि वो कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन बिंगले के इस बर्ताव ने उसके मन में हल्की सी खुशी भर दी थी। उसी खुशी में उसकी एनर्जी थोड़ी सी लौटी, वरना वो खुद भी उस शाम बहुत चेयरफुल नहीं थी। मिस्टर डार्सी तो टेबल पर उससे लगभग सबसे दूर बैठे थे। वो उसकी माँ की एक तरफ थे और एलिजाबेथ जानती थी कि ना तो डार्सी को वहां बैठने में कोई कंफर्ट था और ना ही उनकी मम्मी को उसमें कोई एक्साइटमेंट। एलिजाबेथ को उनकी बातचीत तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वो देख सकती थी कि दोनों कितनी रेयरली बात कर रहे थे और जब भी बात हो रही थी उसमें कितनी कोल्डनेस और फॉर्मल टोन थी। उसकी माँ की रूखी एटीट्यूड ने डार्सी के लिए जो ग्रेटिट्यूड उसके दिल में था उसे और भी भारी बना दिया और एलिजाबेथ कई बार सोचती कि काश वो उसे बता पाती कि उसके काइंडनेस को उन्होंने महसूस किया है और सराहा भी है। एलिजाबेथ को उम्मीद थी कि शायद इवनिंग में कोई ऐसा मौका मिल जाए जहां वो डार्सी से थोड़ी मीनिंगफुल बात कर पाए, सिर्फ उस बेसिक से ग्रीटिंग से ज़्यादा जो उसकी एंट्री के वक्त हुआ था। लेकिन जब तक ड्राइंग रूम में लेडीज अकेली थीं, वो बेचैनी और बोरियत के बीच ऑलमोस्ट अनसिविल होने लगी थी। उसे सिर्फ एक ही बात का इंतजार था कि जेंटलमैन अंदर आए और शायद उससे कोई बात हो सके। अगर वो मुझसे उस वक्त भी बात नहीं करता ना, उसने सोचा, तो फिर मैं हमेशा के लिए उसे छोड़ दूंगी। तभी जेंटलमैन आ गए और एलिजाबेथ को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शायद उसकी उम्मीदें पूरी होंगी। लेकिन अफसोस, उस वक्त तक टेबल के आसपास लड़कियां इतनी पास बैठ गई थी कि जेन चाय बना रही थी और एलिजाबेथ कॉफी, कि किसी को भी एलिजाबेथ के पास बैठने की जगह ही नहीं थी। और जैसे ही डार्सी थोड़ा करीब आया, एक लड़की और भी ज्यादा पास खिसक गई और धीरे से फुसफुसाई, मैं तो इन मर्दों को आने ही नहीं दूंगी, हमें अलग नहीं करने दूंगी। मैं तो पक्की हूं इस बात पर, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, सही कह रही हूं ना? डार्सी बेचारा फिर कमरे के किसी और कोने की तरफ चले गए। एलिजाबेथ ने उनकी तरफ नजरें गड़ा दी, हर उस इंसान से जलन महसूस की जिससे वो बात कर रहे थे और खुद को कॉफी परोसते हुए भी धैर्य नहीं रहा था। फिर अपने आप पर ही गुस्सा किया, कितनी बेवकूफ हूं मैं। एक आदमी जिसे एक बार इनकार मिल चुका हो, मैं इतनी नादान कैसे हो सकती हूं कि फिर से उसकी प्यार की उम्मीद करूं? क्या कोई भी मर्द ऐसा होगा जो एक ही औरत को दूसरी बार प्रस्ताव देने की कमजोरी दिखाए? ये तो उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। हालांकि उसका मूड थोड़ा हल्का हो गया जब उसने देखा कि डार्सी खुद अपना कॉफी कप वापस लेकर आए
उसने झट से मौका लिया और पूछा, मिस्टर डार्सी, क्या आपकी बहन अब भी पेम्बरली में ही है? हाँ, वो वहीं रहेगी अभी क्रिसमस तक। और बिल्कुल अकेली? उसके सारे दोस्त जा चुके हैं क्या? नहीं, मिसेस एनस्ली है उसके साथ। बाकी लोग तो 3 हफ्ते पहले स्काबॉग निकल चुके हैं। एलिजाबेथ को अब और कुछ सूझा ही नहीं कहने को, पर अगर डार्सी बात करना चाहते तो शायद कुछ और कोशिश कर सकते थे। वो उसके पास कुछ पल खड़े रहे, फिर जब वही लड़की एलिजाबेथ के कान में दोबारा कुछ फुसफुसाई तो वो वहां से चुपचाप चले गए। जब चाय के बर्तन हटा दिए गए और ताश की मेज लगाई गई तो सारी औरतें उठ खड़ी हुई। एलिजाबेथ को उम्मीद थी कि अब वो उसके पास आएंगे, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उस वक्त चकनाचूर हो गईं जब उसने देखा कि डार्सी उसकी मां की विस्ट खेलने की लालच का शिकार हो गए और फिर बाकी लोगों के साथ बैठा दिए गए। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो दोनों पूरे शाम अलग अलग टेबल पर जमे रहे और एलिजाबेथ को बस यही तसल्ली थी कि डार्सी की नजरें बार बार उसकी तरफ उठती थी। शायद वो भी उतनी ही असफलता से खेल रहे थे जितना एलिजाबेथ खुद। इधर मिसेस बेनेट का इरादा था कि नेदरफील्ड वाले दोनों सज्जनों को रात के खाने तक रोकें, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी बग्घी सबसे पहले बुला ली गई और उन्हें रुकने का कोई मौका ही न मिला। तो लड़कियों, मिसेस बेनेट बोली जैसे ही सब चले गए, कहो आज का दिन कैसा रहा? मुझे तो लगता है सब कुछ बहुत ही शानदार रहा। खाना जितना अच्छा आज बना था वैसा तो मैंने कम ही देखा है, और फिर वो हिरण का मांस तो एकदम परफेक्ट भुना हुआ था। सबने कहा कि इतना मोटा हिस्सा उन्होंने कभी देखा ही नहीं। सूप तो पिछली बार लुकासिस वालों के यहां से मेरे ख्याल से तो उनके मुकाबले 50 गुना बेहतर था, और यहां तक कि मिस्टर डार्सी ने भी मान लिया कि पार्ट्रिज कमाल की बनी थी। और मुझे लगता है कि उसके पास तो कम से कम 2-3 फ्रेश बावर्ची जरूर होंगे। और मेरी प्यारी जेन, मैंने तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत कभी नहीं देखा। मिसिस लॉन्ग ने भी यही कहा। मैंने खुद पूछा था उनसे, और जानते हो उन्होंने और क्या कहा? अरे मिसिस बेनेट, हमें तो लगता है जेन आखिरकार नेदरफील्ड की हो जाएगी। हाँ हाँ, सचमुच कहा उन्होंने। मुझे तो मिसिस लॉन्ग्स बहुत अच्छी लगती हैं, और उनकी भतीजिया भी बहुत सभ्य है, पर खैर सुंदर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिसेस बेनेट आज बहुत ही खुश थी। बिंगले के जेन के प्रति व्यवहार को देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अब शादी पक्की है, और जब वो अच्छे मूड में होती थी तो अपने परिवार के लिए सपने इतनी ऊंचाई तक ले जाती थी कि वो ये तक सोच बैठी कि बिंगले अगली ही सुबह आकर प्रस्ताव रख देगा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें निराशा हुई। आज का दिन बहुत सुखद रहा, मिस बेनेट ने एलिजाबेथ से कहा। पार्टी बहुत सोच समझकर चुनी हुई लग रही थी, सब एक दूसरे के अनुकूल। काश हम अक्सर यूं ही मिले। एलिजाबेथ हल्के से मुस्कुराई। लिजी, ऐसे मत मुस्कुरा, तुम मुझ पर शक मत करो, मुझे बुरा लगता है। सच कहूं तो अब मैं उसकी बातों को एक समझदार और सज्जन युवक की तरह सुन सकती हूं, बिना किसी और ख्वाहिश के। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि उसके व्यवहार से साफ है कि उसने कभी मुझे आकर्षित करने का इरादा नहीं रखा था। बस यह है कि उसमें औरों के मुकाबले बात करने की मिठास और सबको खुश करने की चाह ज्यादा है। तुम बहुत निर्दयी हो, उसकी बहन बोली। मुझे मुस्कुराने भी नहीं देती और हर पल मुझे ऐसा करने पर मजबूर भी करती हो। कुछ मामलों में लोगों को यकीन दिलाना कितना मुश्किल होता है ना, और कुछ में तो नामुमकिन। पर तुम क्यों चाहती हो कि मैं मान लूं कि जितना मैं कह रही हूं उससे ज्यादा महसूस कर रही हूं? उसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। हम सबको सिखाने का शौक होता है, जबकि हम सिर्फ वही सीख सकते हैं जो जानने लायक नहीं होता। माफ करना, और अगर तुम वाकई उदासीन बनी रहना चाहती हो तो मुझे राजदार मत बनाना। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।